हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर श्वेता माथुर, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट वीआरजी कॉलेज ग्वालियर। बच्चों, आज हम प्रबंध के सिद्धांत का एक नया टॉपिक आपके साथ में डिस्कस करेंगे। जो हमारा टॉपिक आज का टॉपिक है प्रबंध के प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। प्रबंध की प्रकृति क्या है? हमने अभी तक प्रबंध की कई सारी परिभाषाएं पढ़ी, अलग अलग विद्वानों के द्वारा दी गई अलग अलग परिभाषाएं पढ़ी, जिनसे हमें ये समझ में आया कि प्रबंध क्या है। प्रबंध एक ऐसी कला है, एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा हम दूसरों के साथ समन्वय करके कोई कार्य करवाते हैं, ठीक है ना। तो अब हमें बात आती है कि प्रबंध की प्रकृति क्या है। ठीक, हमने प्रबंध की डेफिनेशन तो पढ़ ली, हमें ये डेफिनेशन समझ में आ गई, लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्रबंध की आखिर प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। तो प्रबंध क्या एक कला है? ये हमारे सामने प्रश्न उठता है कि क्या प्रबंध एक कला है, क्या प्रबंध एक विज्ञान है, या क्या प्रबंध एक पेशा है। तो आइए ये जानते हैं कि प्रबंध एक कला है या नहीं। ठीक है, ये जानने के लिए हमें पहले ये जानना ज़रूरी है कि प्रबंध कला है, तो कला के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, या कला क्या है, पहले इसको समझना हमारे लिए अनिवार्य है। तो हमारे मैसी ने, जैसा जोसेफ एल मैसी ने कहा है, कोई भी क्रिया जिसमें दक्षता एवं ज्ञान के उपयोग पर जोर दिया जाता है तथा जिसमें सोचे समझे हुए प्रयासों द्वारा लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है, कला कही जाती है। तो उनके हिसाब से कोई भी ऐसी क्रिया जिसमें दक्षता और ज्ञान के उपयोग पर जोर दिया जाए, जहाँ पे हमारी दक्षता लगे, हमारा ज्ञान लगे, ज्ञान की एप्लीकेशन हो, उसको हम कहते हैं कला। जिसमें सोचे समझे हुए प्रयासों द्वारा लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। हमें प्री प्लान्ड वे में जो है वो अपने गोल को अचीव यहाँ पे करना होता है, तो उसको हम कहते हैं कला। ठीक है, तो हमें ये तो पता चला कि कला क्या है। अब कला के अंदर क्या क्या लक्षण या विशेषताएं पाई जाती हैं, इसी से हम एनालाइज कर पाएंगे कि क्या वही लक्षण और विशेषताएं हमारे मैनेजमेंट के अंदर या प्रबंध के अंदर पाई जाती हैं या नहीं। तो पहली विशेषता है कला कार्य के निष्पादन से संबंधित है। कला कार्य के निष्पादन से, परफॉर्मेंस से संबंधित है। जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं, जो हम अपने कार्य का निष्पादन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड है कला। सेकंड, इच्छित परिणामों की प्राप्ति व्यक्तिगत कुशलता एवं ज्ञान तथा उसके सदुपयोग पर निर्भर करती है। जो हमने गोल अचीव किया है, गोल सेट किया है, इच्छित हमारे जो परिणाम हैं, उनकी प्राप्ति हम किसके द्वारा कर सकते हैं? व्यक्तिगत कुशलता और ज्ञान के द्वारा। ठीक है, हमारे अंदर अगर कोई ऐसी कुशलता है तो, और हमारे अंदर उस चीज़ से रिलेटेड ज्ञान है, तभी हम उससे रिलेटेड उन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। थर्ड है हमारा कला परिस्थितियों को उपयोग में लाने का कौशल है। ठीक है, हमारे जो कंडीशंस हैं, जो हमारी, चाहे वो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन हो, चाहे पॉलिटिकल कंडीशन हो, चाहे सोशल कंडीशंस हो, ठीक है, इनको उपयोग में लाने का एक कौशल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कला का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, किंतु इसे सीखा जा सकता है। कला हमारी जो है उसका हस्तांतरण, ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती वो, बल्कि उसको हम सीख सकते हैं या हम दूसरे को वो कला सिखा सकते हैं, लेकिन उसको हस्तांतरित नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते हम कि हमें नृत्य आता है तो हम उसका, अपने नृत्य को दूसरे को ट्रांसफ़र कर दें। हाँ, हम दूसरे को सिखा सकते हैं, दूसरा हमसे सीख सकता है, लेकिन इसका हस्तांतरण या ट्रांसफ़र करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे थे लक्षण, विशेषताएं कला की। ठीक, अब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट हमारा क्या है। ठीक है, मैनेजमेंट हमारा क्या है, साइंस है या नहीं। हमने अभी देखा कि जो हमारा आर्ट्स है, जो कला है,
वो हमारे उसके अंदर जो गुण मौजूद हैं वो सभी गुण हमारे मैनेजमेंट के अंदर भी मौजूद होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अब हमें देखना है कि क्या प्रबंध हमारा जो है वो विज्ञान है या नहीं है। ठीक है, तो पहले अब इसके लिए भी हमें ये जानना अनिवार्य है कि प्रबंध आपका विज्ञान क्या होता है। ठीक है, तो विज्ञान क्या है? तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। ठीक है, जहाँ पे हम तथ्यों को, हम जो रियलिटीज़ हैं, फैक्ट्स हैं, उनका हम सीक्वेंस में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान संगठित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान का समूह है। ठीक है, क्या है? संगठित, जो हमने एकत्रित किया है, ठीक, और उसको सुव्यवस्थित किया है, उस ज्ञान का ये एक समूह है जो तथ्यों, परीक्षणों एवं प्रयोगों पर आधारित होता है। ठीक, किस पर आधारित है? ये तथ्यों पर, रियलिटी, फैक्ट्स पे आधारित है, परीक्षणों पे, हमारे एक्सपेरिमेंट्स पे आधारित है, प्रयोगों पर आधारित है। ठीक है, जो घटना के कारण एवं परिणाम में संबंध बताते हुए इसकी व्याख्या करता है। घटना के कारण, कोई भी अगर घटना घटी है, ठीक, चाहे वो कोई भी इकोनॉमिक भी कोई कॉज हो सकती है, उसका इफ़ेक्ट हमें देखना पड़े। ठीक है, चाहे वो हमारी रियल कंडीशन है, नेचुरल कंडीशंस हैं, उसका कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करना हो। ठीक है, जिस तरह साइंटिफिक उसमें हम कि एप्पल पेड़ से टूट के नीचे गिरा, तो ये किस कारण गिरा, इसका क्या परिणाम हो सकता था, ये स्टडी जो है वो साइंस के द्वारा क्रमबद्ध तरीके से की गई। ठीक है, जितने भी हमारे स्टडीज़ होती हैं वो कारण और परिणाम के बीच में संबंध को स्थापित करती हैं। तो हमारे मैनेजमेंट के अंदर भी कारण और परिणाम को देखा जाता है कि कोई इकोनॉमिक कंडीशन में चेंज आया, कि हमारी मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड कम हो गई अचानक से। ठीक है, तो वो क्यों हुई, तो इसका क्या कारण रहा, उसका क्या परिणाम होगा, इसके संबंध की वो व्याख्या करता है। ठीक, अब आती है बात, क्या प्रबंध विज्ञान है? तो ये जानने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये जितने भी हमारे प्रश्न कुछ निकल के आते हैं, उनका उत्तर से हम जान सकते हैं कि क्या प्रबंध विज्ञान है। ठीक है, जैसे पहला हमारा आता है, जांची हुई कल्पनाओं द्वारा सिद्धांतों का प्रतिपादन। ठीक है, जांची हुई कल्पनाओं का सिद्धांतों के द्वारा प्रतिपादन से अर्थ हमारा क्या है कि जितनी भी हमारी हमने हाइपोथेसिस क्रिएट करी हैं, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स थ्रू टेस्टेड हाइपोथेसिस, हमने जो हाइपोथेसिस क्रिएट करी हैं उनके द्वारा उन प्रिंसिपल को टेस्ट किया गया। ठीक है, कैसे किया गया? हम पहले कोई भी प्रिंसिपल या कोई भी रूल्स बनाते हैं, चाहे वो साइंटिफिक हो, चाहे वो मैनेजमेंट के रूल्स हो, हम उनकी पहले हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं और उसके बाद जो है उन सिद्धांतों को बनाया जाता है। तो हमारी कल्पनाएं जो है वो जांची हुई होती हैं, जिनके द्वारा सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। ठीक, सेकंड आता है हमारा, प्रबंध के सिद्धांत एवं नियमों की सार्वभौमिकता, यूनिवर्सैलिटी ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, यूनिवर्सैलिटी से हमारा मतलब क्या है कि वो कहीं पे भी एप्लीकेबल हो जाए, चाहे वो कोई और सब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई और कंट्री हो, चाहे वो कोई और आपका उपक्रम हो, कहीं पे भी जो है वो हमारा ये प्रबंध के सिद्धांत एप्लीकेबल हों। जिस प्रकार से हमारे साइंस के अंदर, विज्ञान के अंदर जो भी हमारे प्रिंसिपल्स या लॉज बनाए जाते हैं, उनकी एप्लीकेबिलिटी यूनिवर्सल होती है। ठीक है, जहाँ पे भी हम चाहे, हम आज हमारी कोई भी साइंटिफिक लॉ है जो हमारी इंडिया में अगर एप्लीकेबल हो रही है, तो वो बाहर दूसरे विदेशों में भी एप्लीकेबल होगी ही। ठीक है ना, उसी प्रकार से हमारे प्रबंध के सिद्धांत के अंदर भी यही नियम लागू होता है कि वो हर यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं।
हाँ, अंतर जहाँ आता है वो ये आता है कि हमारी, क्योंकि हमें इकोनॉमी से रिलेटेड है, हमारी पॉलिटिकल कंडीशंस भी उससे रिलेटेड हैं, हमारी सोशल कंडीशंस भी उससे रिलेटेड हैं, तो हम जहाँ पे भी इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं तो हमें वहाँ की उस कंट्री की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस को भी ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका कारण प्रभाव संबंध का पाया जाना। जैसा कि अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि कोई भी, चाहे साइंटिफिक लॉ हो या मैनेजमेंट का प्रिंसिपल हो, उसके अंदर कारण प्रभाव का संबंध पाया ही जाता है। बिना उसके हम किसी भी, ना तो साइंटिफिक लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, ना ही मैनेजमेंट के किसी लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हमारा प्रबंध जो है वो एक विज्ञान है। ठीक, अब आती है बात, क्या प्रबंध कला भी है और विज्ञान भी? इज मैनेजमेंट एन आर्ट एज वेल एज साइंस? तो प्रबंध कला और विज्ञान दोनों का संगम है। ठीक है, क्यों है संगम? क्योंकि प्रबंध में कला और विज्ञान दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। कला और विज्ञान दोनों ही प्रबंध को पूर्णता देने का कार्य करते हैं। हमने देखा, हमने अभी कला के बारे में पढ़ा कि कला के अंदर जो जो विशेषताएं पाई जाती हैं वही हमारे मैनेजमेंट के अंदर भी उन्हीं विशेषताओं की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसी प्रकार से विज्ञान के अंदर जो विशेषताएं हैं वही हमारे प्रबंध के अंदर भी निहित हैं। तो हमारे प्रबंध क्या है? प्रबंध कला और विज्ञान दोनों का संगम है, जहाँ पे हम स्किल्स को यूज़ करते हैं। स्किल्स क्या है? हमारे कला। ठीक है, और स्किल्स को यूज़ करते हुए हम, डिफरेंट स्किल्स को यूज़ करते हुए हम क्रमबद्ध तरीके से कार्य को अंजाम देते हैं, क्रमबद्ध तरीके से कार्य को करते हैं, निष्पादन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध कला भी है और विज्ञान भी है। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका, क्या प्रबंध एक पेशा है? इज मैनेजमेंट अ प्रोफेशन? तो पेशा क्या होता है, पहले ये जानते हैं। पेशा एक ऐसा व्यवसाय है जिसके लिए विशिष्ट ज्ञान, दक्षता एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या है हमारा पेशा? पेशे से हमारा अर्थ है व्यवसाय, ऐसा व्यवसाय जिसके लिए विशिष्ट ज्ञान की और दक्षता एवं प्रशिक्षण की अनिवार्यता होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स। ठीक है, इनके अपने कार्य करने के लिए क्या, किस चीज़ की ज़रूरत होती है? विशिष्ट ज्ञान की। ठीक है, उसके अंदर उनको दक्षता भी चाहिए एवं उसका प्रशिक्षण भी चाहिए। हम टीचिंग के लिए देखते हैं कि टीचर्स की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, उनको प्रशिक्षित किया जाता है कि उनको अपना कार्य किस प्रकार से करना है। ठीक है, विशिष्ट ज्ञान होता है उनके लिए, अलग से जो है वो स्टडीज़ है, जैसे बीएड है, एमएड है। ठीक है, और वो अपने कार्य में दक्ष होने चाहिए। इन दक्षताओं का प्रयोग समाज के व्यापक हितों के लिए किया जाता है और प्रयोग की सफलता केवल मुद्रा अर्जन में ही नहीं मापी जाती है। ठीक है, इनका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? समाज के में रहते हुए समाज के लिए हम इनका यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो हमारा मैनेजमेंट क्या प्रोफेशन है? तो बिल्कुल है, मैनेजमेंट हमारा प्रोफेशन है, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर भी हमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। कोई भी मैनेजर अगर उसके अंदर ज्ञान नहीं है, अपनी सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, ठीक है, उसको अकाउंट्स के बारे में नहीं पता, उसको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं पता, तो वो कार्य कैसे करेगा? ठीक है, तो उसको उस विशिष्ट ज्ञान की अनिवार्यता है, उसको प्रशिक्षण की भी ज़रूरत होती है। जब तक हम अपने उसको प्रशिक्षित नहीं करेंगे तो वो अपने कार्य को उतनी सफलतापूर्वक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन भी है। ठीक है, अब आती है बात पेशे की विशेषताएं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं पेशे की, प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला, क्रमबद्ध ज्ञान तथा तकनीकी दक्षता। ठीक, सिस्टमैटिक नॉलेज एंड टेक्निकल प्रोफिशिएंसी।
क्रमबद्ध ज्ञान तथा तकनीकी दक्षता क्या है? मतलब हमें एक सीक्वेंस में ज्ञान अर्जित करा हुआ होना चाहिए और हमारे अंदर टेक्निकल प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, हम तकनीकी दक्षता हमारे अंदर होनी चाहिए, तब हम उसको कह पाएंगे कि ये एक पेशा है। ठीक। सेकंड, नैतिक मानदंडों का पालन, कंफॉर्मिंग टू एथिकल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या है? हमारे एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, नैतिक मानदंड हैं, जो हम कहाँ रहते हैं, हम एक सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं। ठीक, उस सोसाइटी के अंदर रहते हुए हमारे बहुत सारे कर्तव्य उस समाज के लिए बनते हैं जिनका हमें पालन और अनुसरण करना पड़ता है। ठीक, तो उन्हीं नैतिक मानदंडों का पालन हमें मैनेजमेंट के अंदर करना पड़ेगा और तभी हम उसको कह पाएंगे कि ये एक पेशा है। ठीक। थर्ड आता है आपका नवीन विचारों व कार्य की उत्कृष्टता पर जोर, एम्फेसिस ऑन न्यू आइडियाज एंड बेस्ट परफॉर्मेंस। नवीन विचारों, जब हम इनोवेशंस करते हैं, ठीक है, नए नए आइडियाज़ हमारे अंदर आते हैं और कार्य को हम बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं, तभी हम कह पाते हैं कि हम इस पेशे में हैं। ठीक है, पेशे की करेक्टरिस्टिक है नए आइडियाज़ आना, इनोवेशन आना और नई बढ़िया तरीके से और बेटर तरीके से परफॉर्म करना। ठीक, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई भी आपका नृत्यांगना है, सपोज डांसर है कोई, तो वो डांसर जैसे जैसे डांस सीखेगी तो उसको क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस उतनी अपलिफ्ट होती जाएगी, उतनी बढ़िया होती जाएगी। ठीक है, उसके नए नए आइडियाज़ आने लगेंगे कि उसको किस तरीके से और बेटर तरीके से परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारा पेशा है। ठीक, नेक्स्ट, पेशा परामर्श के रूप में, प्रोफेशन इन द फॉर्म ऑफ कंसल्टेंसी। ठीक है, कंसल्टेंसी के फॉर्म में भी हम पेशे को ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हम कि किसी के अंडर में हम कार्य करें तभी हमारा वो पेशा हो। ठीक, नहीं, पेशा हमारा एक ऐसा कार्य है जिसको हम परामर्श के रूप में कर सकते हैं। आजकल बहुत टाइप्स की कंसल्टेंसी खुल गई हैं, हमें खूब देखने को मिलती हैं। लोग बाग अलग अलग चीज़ों के लिए खूब आपको परामर्श के लिए खोल के बैठे हैं। जैसे कि आपके होटल्स को कैसे चलाया जाए इसका परामर्श, आपके हॉस्पिटल्स को कैसे चलाया जाए इसका परामर्श। तो ये सारी चीज़ें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ परामर्श हमारे खोल के बैठे हुए हैं। जैसे इकनॉमी, अकाउंटेंसी के से रिलेटेड कि आप किस तरीके से अपने अकाउंट्स को मेंटेन करें, इन सब चीज़ों के लिए हम डिफरेंट कंसल्टेंसी खोल सकते हैं और ये हमारे पेशे की एक विशेषता है। ठीक, नेक्स्ट है आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट होता है हमारा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। ठीक, हर सब्जेक्ट का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, हर जॉब का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसी प्रकार से हर पेशे का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। ठीक, आचार संहिता होता है। ठीक, उसके अंदर क्या होता है कि हमारे को जो उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। जैसे किसी भी डॉक्टर है, डॉक्टर के पेशे के आचार संहिता क्या हो सकती हैं कि उनको किसी भी समय मरीज़ को देखना है। ठीक, उनको अनैतिक मूल्य नहीं अपनाने हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें क्या हैं, डॉक्टर की फील्ड की कोड ऑफ कंडक्ट हैं। उसी प्रकार से हर पेशे का कोड ऑफ कंडक्ट होता है, रूल्स और रेगुलेशन होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है। तो ये सारी थी हमारे प्रोफेशन की विशेषताएं। ठीक, अब आती है बात प्रबंध का क्षेत्र क्या है। ठीक है, हमने अभी तक नेचर स्टडी किया, हमने उसके पहले प्रीवियस क्लास में हमने उसके नेचर, उसके मीनिंग को पढ़ा था, हमने उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, प्रोसेस पढ़ा था। लेकिन अब हम पढ़ेंगे प्रबंध का क्षेत्र क्या है। हम प्रबंध की बात कर रहे हैं तो हम उसको आखिर अप्लाई कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी उसकी कहाँ कहाँ है। तो प्रबंध अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, इंटरनेशनल स्कोप ऑफ मैनेजमेंट,
प्रबंध हमारा इंटरनेशनली भी प्रबंध का स्कोप है। हम प्रबंध के थ्रू अपने दूसरी कंट्रीज़ में भी अपने उसको विस्तार कर सकते हैं। हम अपने कार्य को दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये सारे क्या है, हमारे इंटरनेशनल स्कोप हैं। ठीक, इंटरनेशनल स्कोप के अंदर हमारा यही सारी चीज़ें आती हैं कि हम किस तरीके से दूसरे उनके साथ में उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक, जैसा उदाहरण के लिए श्रमिकों को प्रेरणा देना के सिद्धांत के अंतर्गत, जहां यूएसए में जैसे धनी राष्ट्र में कार्य के कम घंटे, कार्य समूह का ढांचा अधिक महत्वपूर्ण होगा, वहीं भारत जैसे गरीब राष्ट्र में मजदूरी में वृद्धि तथा नौकरी में की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण होगी। तो हमने कहाँ स्कोप देखा कि किस तरीके से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, इंटरनेशनली कैसे अप्लाई कर सकते हैं कि हमारे हर जगह पे, हर कंट्री के हिसाब से, मैंने पहले भी बताया था कि उसकी कंडीशंस के हिसाब से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एंड रूल्स अप्लाई होंगे। ठीक है ना। तो अब हमारे इंटरनेशनल स्कोप में कैसे हम देख सकते हैं कि जो चीज़ें हमारे यहाँ पे किसी श्रमिक को मोटिवेट कर सकती हैं, हो सकता है कि वही सेम चीज़ें हमारे फॉरेन कंट्रीज़ में मोटिवेशन का फैक्टर ना बने। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे अगर हमारे श्रमिकों के लिए पैसे की आवश्यकता ज़्यादा है, ठीक, तो हम अगर यहाँ पे उनके पैसा बढ़ाएंगे तो हम उनको मोटिवेशन ज़्यादा कर सकते हैं कि वो अधिक से अधिक और कुशलता से कार्य करें। लेकिन यूएसए में हो सकता है कि ये रूल अप्लाई ना हो, वहाँ पे उनके मोटिवेशन के लिए हमें कुछ और कार्य करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इंटरनेशनली हमारा प्रबंध का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप भी थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। ठीक। सेकंड, प्रबंध का सर्व उपक्रम स्वरूप, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट इन ऑल काइंड्स ऑफ एंटरप्राइजेस। चाहे किसी भी प्रकार का उपक्रम हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, हर जगह पे हमारे प्रबंध की एप्लीकेबिलिटी रहती है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है, इवन हमारा घर, ठीक है, घर में भी हमारे प्रबंध का सिद्धांत देखने को मिल जाता है। ठीक है, हम अपने घर के अंदर भी प्रबंध के बहुत सारे सिद्धांत हैं जिनको फॉलो करते हैं। तो इसी कारण हम कह सकते हैं कि प्रबंध का सर्वोत्तम स्वरूप, प्रबंध हमारा हर जगह पे एप्लीकेबल है। ठीक। नेक्स्ट आता है प्रबंध का कार्यात्मक स्वरूप, फंक्शनल स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शनल स्कोप क्या है आपका कि हम किसी भी उपक्रम या उद्योग को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कैसे डिवाइड कर देते हैं, जैसे क्रय प्रबंध हमने बना दिया। ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट होता है। तो हमने इस तरीके से किसी भी उपक्रम को क्या किया, डिवाइड कर दिया अलग अलग उस प्रोसेसेस में। ठीक, एक सेल्स प्रोसेस को देखने वाला, एक परचेज को देखने वाला, एक आपके एडवर्टाइजमेंट को देखने वाला। ठीक है, एक कोई कर्मचारी प्रबंध हमने डिवाइड कर दिया। तो इस प्रकार से विभिन्न तरीके से जैसे जैसे फंक्शनैलिटी है उसकी, ठीक है, उसके हिसाब से हमने अकॉर्डिंग टू फंक्शनैलिटी हमने उसको डिवाइड कर दिया। जो कार्य, जिसका जो कार्य है उसके हिसाब से हमने उस उपक्रम को डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे थे प्रबंध के क्षेत्र, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। अब लेते हैं हम प्रबंध के उद्देश्य एवं महत्व, ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। जब हमने इतना स्कोप पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, तो हमें अब पता होना चाहिए कि प्रबंध का आखिर उद्देश्य क्या है, प्रबंध हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो पहला आता है पॉइंट हमारा संसाधनों का सदुपयोग, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो बिल्कुल हम मैनेजमेंट करते ही क्यों हैं। ठीक है, मैनेजमेंट की हमें आवश्यकता ही क्या है, मैनेजमेंट की हमें सिर्फ यही आवश्यकता है कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका हम बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकें, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। ठीक है,
नेक्स्ट आता है तकनीकी ज्ञान व आविष्कारों का सदुपयोग, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्निकल नॉलेज एंड इन्वेंशंस। जो भी हमारे टेक्निकल नॉलेज है हमारे अंदर, ठीक है, और हमने जो हमारे इकोनॉमी में हमारे आसपास जो भी नए इन्वेंशंस हो रहे हैं उसका हम सदुपयोग कर सकें, उसका भी हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। ठीक, थर्ड है आपका सामाजिक महत्व, सोशल इम्पोर्टेंस। सोशल इम्पोर्टेंस क्या है? समाज के उत्थान में भी प्रबंध की बहुत अहम भूमिका है। ये उपभोक्ता को उचित मूल्यों पर वस्तुएं व सेवाएं, कर्मचारियों को रोजगार, कच्चे माल की पूर्तिकर्ताओं को बाजार, विनियोक्ताओं को पूंजी पर प्रतिफल तथा सरकार को करों के रूप में राजस्व प्रदान करता है। इस प्रकार समाज के उत्थान में ये एक अहम भूमिका निभाता है। ठीक है ना। तो सामाजिक महत्व क्या हुआ हमारा कि हमारे जितने भी हम, क्योंकि हम समाज के बीच रहते हैं, तो हमारे समाज के लिए जो कर्तव्य बनते हैं उन सब का पालन करना, चाहे वो उपभोक्ता के प्रति हो, चाहे वो कर्मचारियों के प्रति हो, या चाहे वो किसी और के प्रति हो। ठीक। नेक्स्ट, बढ़ती हुई औद्योगिक जटिलताएं, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिशंस, कॉम्प्लेक्सिटीज। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटीज से हमारा अर्थ क्या है, जटिलताओं से हमारा अर्थ क्या है कि जैसे जैसे हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है, हमारे इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है। ठीक है, कम तो नहीं हो रही, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है उनके अंदर। तो जितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है, लेटेस्ट मशीनरीज आ रही हैं जो और कॉम्प्लिकेटेड हैं, जिनका यूज़ करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो उन औद्योगिक जटिलताओं को हम किससे डील कर सकते हैं, प्रबंध से। ठीक है ना, हमारी डीलिंग किसके साथ हो सकती है, प्रबंध के साथ। ठीक, हम प्रबंध के द्वारा उन जटिलताओं से निपट सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का उदय, राइज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। अब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिनके कारण हम हमारे कार्य को करने में हमें और सरलता हो रही है। ठीक है ना, जैसे कि सूचनाओं का एकत्रीकरण करना, संग्रहीकरण करना, प्रस्तुतिकरण करना, ये सब क्या है, नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा हम इनको कर सकते हैं। लेकिन इनको करने के लिए भी हमें प्रबंध की आवश्यकता हमेशा रहती है। ठीक। नेक्स्ट, गला काट प्रतिस्पर्धा, कट थ्रोट कंपटीशन। कट थ्रोट कंपटीशन क्या है, जितनी ज़्यादा हमारी मार्केट में कंपटीशन होगा, ठीक है, हमें उस कंपटीशन में खड़े रहने के लिए, उस कट थ्रोट कंपटीशन को से निपटने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी कि हमारा प्रबंध बहुत अच्छा हो। जितना अच्छा हमारा प्रबंध होगा उतने ही अच्छे से हम अपने गोल तक पहुंच पाएंगे, और जितना अच्छा हम अपना गोल तक पहुंच पाएंगे उतना ही हमारा कार्य आसान हो जाएगा। हाँ, उतना ही हमारे को प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक, क्योंकि हमने अगर प्रॉपर मैनेजमेंट किया तो हम प्रॉपरली सभी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। हम प्रॉपर तरीके से जो है वो अपने सारे कार्यों को करते हुए कम कॉस्टिंग पे इकोनॉमिकली बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर पाएंगे। ठीक। नेक्स्ट, श्रम समस्याओं एवं औद्योगिक संबंध, लेबर प्रॉब्लम एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ठीक है, लेबर प्रॉब्लम क्या है, जैसे जैसे हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ गई हैं, औद्योगिक जटिलताएं बढ़ गई हैं, तो हमें क्या करना पड़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर हायर करनी पड़ रही है। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा श्रम को लगाना पड़ रहा है। जब हम जितना ज़्यादा हमारा उपक्रम बढ़ता जाएगा, ठीक है, जितने बड़े उपक्रम होते हैं उसमें क्या होगा, लेबर भी उतनी ही ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा लेबर होगी तो उसकी लेबर की अलग अलग टाइप्स की प्रॉब्लम से हमें डील करना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे कभी लेबर चाहेगी कि हमें छुट्टी मिल जाए, कभी लेबर ये चाहेगी कि हमको पैसा ज़्यादा दिया जाए। तो इस प्रकार से हमारे औद्योगिक संबंध और श्रमिक समस्याएं भी बढ़ती जाएंगी। ठीक। नेक्स्ट, सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बार बार हमारे ये पॉइंट हमारा सामने आता है कि समाज के लिए हमारी
रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम जिस जहाँ रहते हैं, समाज के बीच में हम रहते हैं, समाज के लिए हम कार्य कर रहे हैं, तो उसके प्रति हमारे उत्तरदायित्व भी बनते हैं। ठीक है ना। तो उन उत्तरदायित्व का पालन हमें हमेशा करते रहना चाहिए, और वो हम तभी कर पाते हैं जब हम प्रबंध का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है। तो हमारे प्रबंध का उद्देश्य और प्रबंध हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर हम अच्छा अपना परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए हमारे को प्रबंध की बहुत अनिवार्यता है। ठीक। अब आती है बात कि भारत में प्रबंध की क्या आवश्यकता है। ठीक है। हमने प्रबंध की बात कर ली कि प्रबंध हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्रबंध की आवश्यकता हमें भारत में क्यों है। ठीक। तो भारत हमारा कैसा कंट्री है, हमारा डेवलपिंग नेशन है। ठीक है। डेवलप्ड कंट्री नहीं है, हमारा डेवलपिंग नेशन है। तो हमें डेवलपिंग नेशन में क्या, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पूरी तरीके से नहीं बना होता, हमारा विकास अभी पूर्ण तरीके से नहीं हुआ है, बेरोजगारी भी अभी मौजूद है। ठीक है। हमारे मानव संसाधनों का भी सदुपयोग अभी पूर्णतः सदुपयोग नहीं किया जा रहा। तो इस तरीके से हम इन सब चीज़ों के डेवलपमेंट के लिए हमें भारत में भी प्रबंध की आवश्यकता है। ठीक। तो पहला पॉइंट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, फॉर द ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या मतलब होता है कि हमारी आधारभूत सेवाएं जो हैं, जैसे कि हमारी बिजली, पानी, सड़क, ठीक है, ये सारी सेवाएं हमारी आती हैं आधारभूत सेवाओं के अंदर। ठीक। जब तक हमारी आधारभूत सेवाएं स्ट्रांग नहीं होंगी, तब तक हमारा नेशन भी स्ट्रांग नहीं हो सकता। ठीक है। तो उसके विकास के लिए भी हमारे प्रबंध की आवश्यकता रहती है। सेकंड पॉइंट है हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्र जो है, हमारे रूरल एरियाज जो हैं, उनका भी विकास अभी पूर्णता नहीं हुआ। वहाँ पे ना तो सब जगह पे बिजली पहुँची है, ना सब जगह पे सड़कें पहुँची हैं, जिससे हमारी कनेक्टिविटी अर्बन एरियाज़ के साथ में उनके हो सके। ठीक है। तो जब तक हमारे ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक हमारे पूर्णतः देश का विकास नहीं हो सकता। तो उस विकास के लिए भी हमें मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। ठीक। थर्ड, बेरोजगारी दूर करने के लिए, टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री का बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है। ठीक है। जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बहुत पीछे हो जाती है। ठीक है ना। तो बेरोजगारी दूर करने के लिए हमें मैनेजमेंट की आवश्यकता लगेगी, क्योंकि हम जब तक प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो हमारे को बेरोजगारी दूर करने के लिए भी मैनेजमेंट की आवश्यकता रहेगी। ठीक है। किस तरीके से प्लानिंग करनी है, किस तरीके से नियोजन करते हुए हमें नई नई जॉब्स क्रिएट करनी है, ये सारा हमारा प्रबंध का ही कार्य रहेगा। संसाधनों के पूर्ण सदुपयोग के लिए, फॉर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास सीमित रिसोर्सेज हैं। ठीक है। सीमित संसाधन हैं जिनका हमें बेस्ट यूटिलाइजेशन करके अपना कार्य करना है, जिससे कि हमारे को हमारे जो संसाधन हैं वो वेस्ट ना हो। ठीक है ना। क्योंकि वो लिमिटेड है, हमारे पास जो है वो बहुतायत में नहीं है, लिमिटेड हमारे संसाधन है। तो हमका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हुए हमें उनको यूज़ करना है। ठीक है। नेक्स्ट, निर्यात संवर्धन के लिए, फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। जब हमारे अंदर प्रोडक्शन हो रहा है और हम किसी ऐसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं जो हमारे यहाँ बहुतायत में है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। जिससे कि हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त हो। ठीक है ना। तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट का यूज़। ठीक। मानव संसाधनों के सदुपयोग के लिए, फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। मानव से हमारा मतलब है, चाहे वो हमारे मैनेजर्स हों, चाहे वो हमारे लेबर हो, हम उनका मानव संसाधन है ये हमारे। ठीक है। हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, इनका यूज़ करते हुए भी हम कैसे हम बेस्ट यूज़ कर सकते हैं, कैसे इनका ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हैं, थ्रू प्रॉपर मैनेजमेंट। ठीक। इसी प्रकार से राष्ट्रीय समृद्धि के लिए, फॉर नेशनल प्रोस्पेरिटी। नेशनल प्रोस्पेरिटी कब होगी,
जब हमारे पास ये जो हमने ऊपर पूरे 6 पॉइंट दिए हैं वो पूरे पूर्ण हो रहे हों, तब हमारे देश भी समृद्ध देश कहला पाएगा। ठीक है ना। तो उन सभी चीज़ों के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? अच्छे प्रबंध की आवश्यकता है। प्रबंध से हमारा तात्पर्य सिर्फ यही नहीं है कि हम किसी उपक्रम में प्रबंध कर रहे हों। ठीक है। प्रबंध हमारा हर जगह पे लागू हो सकता है, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे कोई उपक्रम हो, चाहे वो हमारा देश हो। ठीक है। जो हमारे नेता हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, ये सभी जो करते हैं वो भी क्या है? एक प्रबंधन है। ठीक है। हमारे नए नए पॉलिसीज़ फ्रेम करती है गवर्नमेंट, वो सब किसके अंदर आता है? एक प्लानिंग के अंदर। ठीक है। हम 5 ईयर प्लान्स बना रहे हैं, तो वो सब क्या है? प्लानिंग है। तो ये सब एक मैनेजमेंट का पार्ट है। ठीक है। तो अभी हमने ये देखा कि भारत में भी मैनेजमेंट की बहुत आवश्यकता है। ठीक। तो हमने आज मैनेजमेंट के बारे में बहुत चीज़ें पढ़ी हैं। हमने मैनेजमेंट की विशेषताएं पढ़ी हैं। ठीक है। उसका स्कोप पढ़ा, हमने उसकी नेचर पढ़ी है। ठीक। तो बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हुए नेचर, सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस, आज का हम यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो। और आप सबका बहुत धन्यवाद। थैंक यू।